क्या गाजा यूक्रेन युद्ध का विस्तार हो चुका है? ये बड़ा सवाल है। क्या धरती पर एटमी अंतकाल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर की बिसात बिछ चुकी है? आखिर यह आशंका क्यों जताई जा रही है? तो आपको बता दें कि इतिहास में पहली बार P5 कंट्री ने एटमी चार्ज संभाल लिया है। जहां एक तरफ अमेरिकी बॉम्बर मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं रूस ने एटमी सबमरीन को ब्लू वॉर जोन में उतार दिया है। आखिर कैसे धरती पर सदियों तक रहेगा सूर्यास्त? क्या है पुतिन का ऑपरेशन सर्वनाश? देखिए इस रिपोर्ट में। करीब 2 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध और बीते 2 महीनों से धधकता गाजा का बैटल ग्राउंड। भले ही इन खूनी संघर्ष के पीछे जमीनी विवाद को वजह माना जा रहा हो, मगर हकीकत तो यह है कि यूक्रेन से लेकर गाजा तक जो बारूदी कोहराम मचा है, असल में वो फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर का लॉन्च पैड है। जिसमें कभी भी किसी भी वक्त एटमी विनाशकों का इस्तेमाल हो सकता है, वो भी धड़ल्ले के साथ। जी हां, रूस यूक्रेन और इजराइल हमास में छिड़ी जंग जल्द ही परमाणु युद्ध की शक्ल ले सकती है। और ये कोई हवाई दावा नहीं है, बल्कि इसके पीछे की वजह है PS कंट्री की न्यूक्लियर तैयारी। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर ब्रेकिंग 1। अमेरिका ने B2 स्पिरिट बॉम्बर को B6112 एटम बम से लोड किया। फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर ब्रेकिंग 2। चीन ने B21 बॉम्बर पर अटैक के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल बनाए। फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर ब्रेकिंग 3। रशियन नेवी की पैसिफिक फ्लीट में प्रोजेक्ट 636.3 सबमरीन शामिल। फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर ब्रेकिंग 4। रूसी नौसेना ने ब्लैक सी में 8 कैलिबर मिसाइल से लैस फ्रिगेट तैनात की। फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर ब्रेकिंग 5। बाल्टिक सी में अमेरिकी B1B बॉम्बर और रूसी फाइटर जेट में भिड़ंत। फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर ब्रेकिंग 6। फ्रांस ने M51.3 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर ब्रेकिंग 7। ब्रिटेन ने एटमी अटैक करने वाली सबमरीन को बनाने की तैयारी शुरू की। एक तरफ दुनिया के 2 इलाके वॉर फ्रंट बने हुए हैं। इसी बीच अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे ताकतवर मुल्कों का परमाणु ऑपरेशन, एटमी हथियारों का एक्शन, ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर की दहशत बढ़ा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस और गाजा युद्ध में अमेरिका और नेटो देशों का जो किरदार रहा है, उससे पुतिन और जिनपिंग खफा है। कई बार दोनों देशों की तरफ से अमेरिका और नेटो को वार्निंग तक दी गई, लेकिन जैसे ही रूस ने यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करने के लिए एटमी मिसाइलों को वॉर जोन में उतारा, सुपर पावर अमेरिका का माथा ठनक गया और बाइडेन ने रूसी अटैक प्लान पर पलटवार करने के लिए अपने सबसे खूंखार शिकारी को विनाशकारी बम से लोड कर वॉर जोन में भेजने का ऑर्डर दे दिया। आसमान में किसी डेविल की तरह दिखाई दे रहा ये लड़ाका अमेरिकी वायुसेना का सबसे घातक बम वर्षक है। नाम है B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर। यूएस एयरफोर्स के इस विनाशकारी बम वर्षक से पूरी दुनिया थर्राती है। एयर जोन में इसकी दस्तक से ही दुश्मनों की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि B2 स्पिरिट बॉम्बर आसमान में उड़ता परमाणु बम वाला वो दस्ता है जो अपने एक प्रहार से किसी भी मुल्क का वजूद मिटा सकता है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। B2 लंबी दूरी तक मार करने वाला हेवी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। इस बम वर्षक का कुल वजन करीब 90,000 किलो तक है। B2 स्पिरिट 1010 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। यूएस एयरफोर्स के इस बॉम्बर को कोई रेडार पकड़ नहीं सकता।
B2 स्पिरिट हथियार और ताकत के मामले में भी बेहद ताकतवर है। हजारों पाउंड वजनी बम से लेकर क्लस्टर और क्रूज मिसाइलों से लैस होता है। ये बॉम्बर नेवल माइंस को भी टारगेट कर सकता है। यानी आसमान में उड़ता हथियारों का जखीरा है B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर। और शायद यही वजह है कि अमेरिका ने B2 स्पिरिट बम वर्षक को B61-12 बम से लैस किया है। अठहत्तर साल पहले अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम गिराए थे, उससे करीब 24 गुना ज्यादा ताकतवर है B61-12 ग्रेविटी बम। यानी 78 साल पहले जापान के 2 शहरों में जो तबाही मची थी, भीषण नरसंहार हुआ था, उससे करीब 24 गुना ज्यादा तबाही और नरसंहार होगा जब B61-12 ग्रेविटी बम को दागा जाएगा। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। B61-12 एक थर्मोन्यूक्लियर ग्रेविटी बम है। B61-12 का कुल वजन करीब 350 किलो है। इस बम की विस्फोटक क्षमता 50,000 टन है। इसे बॉम्बर और फाइटर जेट के जरिए दागा जाता है। यानी देखने में भले ही B61-12 थर्मोन्यूक्लियर ग्रेविटी बम किसी मिसाइल की तरह लगे, लेकिन इसके एक प्रहार से भीषण बारूदी कोहराम, आग का गुबार और जबरदस्त ब्लास्ट किसी की भी रूह कपा सकता है। इसके बम की तबाही का दायरा भी सैकड़ों किलोमीटर तक के इलाके को अपनी चपेट में ले सकता है। शायद यही वजह है कि अपने सबसे खूंखार बॉम्बर को घातक विनाशक से लैस कर बाइडेन ने पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत की नुमाइश की है। लेकिन बाइडेन के इस कदम के साथ ही चीन और रूस भी एक्टिव हो चुके हैं। जहां पुतिन ने बाल्टिक सी से ब्लैक सी तक एटमी चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, तो वहीं ड्रैगन ने अमेरिका की छठी पीढ़ी के स्टेल्थ बॉम्बर 21 रेडर को मार गिराने के लिए हाइपरसोनिक हथियारों की खेप तैयार कर ली है। वहीं अमेरिका, चीन और रूस की एटमी तैयारियों को देखते हुए P5 के मेंबर फ्रांस और ब्रिटेन भी युद्ध की तैयारी में जुट चुके हैं। मतलब ये कि जहां दुनिया रूस यूक्रेन वॉर और गाजा युद्ध के खत्म होने की दुआ कर रही थी, उस पर तो लगाम नहीं लगा, वहीं अब दुनिया पर फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर का खतरा जरूर मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दिवका में रूसी सेना की भीषण बमबारी जारी है। अब दिवका के ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है। रूसी बमबारी से ऑयल डिपो जलकर राख हो गया है। रूस ने रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ अटैक किया। इजराइल हमास के बीच सीजफायर की मियाद 4 दिन और बढ़ गई है। इस बीच अमेरिका इजराइल की ईरान से तनातनी भी बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे हो रहे हैं कि गाजा की भड़की युद्ध की चिंगारी अब पूरे अरब को जला सकती है, क्योंकि इजराइल अमेरिका से ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने को कह रहा है। उधर ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत को डुबोने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जबकि ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने अल्टीमेटम दिया है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका को खदेड़ कर ही दम लेंगे। यानी हालात तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। मिडिल ईस्ट सुलगने वाला है। भूमध्य सागर में बारूदी जलजला आने वाला है। अब या तो ईरान हटकेगा या फिर अमेरिका का दबदबा अरब से खत्म हो जाएगा, क्योंकि गाजा से भड़की जंग अब तक के सबसे बड़े युद्ध में बदलने वाली है। दोनों तरफ से जबरदस्त तैयारी है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अमेरिकी वॉरशिप ईरान में तबाही मचाने को तैयार है। अमेरिका ने वॉरशिप फ्लीट उतारकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं।
अगर ईरान हमला करता है तो उसका पलटवार जबरदस्त होगा। ईरान को इस बात का अंदाजा है कि अमेरिका पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। यही वजह है ईरान ने ड्रोन के जरिए अमेरिका के युद्धक बेड़े की निगरानी की। निगरानी करके ईरान ये बताना चाहता है कि वो अमेरिका पर नजर बनाए हुए है और जब चाहे उसके ड्रोन अटैक कर सकते हैं। ईरान ने वीडियो भी जारी किया है जिसमें ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। वीडियो में युद्धपोत पर खड़े फाइटर जेट दिख रहे हैं। ड्रोन भी वॉरशिप पर तैनात हैं। इसके अलावा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी फ्लीट पर मौजूद है। ईरान ने ये तस्वीरें उस वक्त ली जब यूएसएस आइजनहावर हॉर्मुज की खाड़ी से गुजर रहा था। ये तस्वीरें 26 से 29 अक्टूबर के बीच ली गई थी। ये साल 2020 के बाद पहली दफा है जब इतनी संख्या में अमेरिका ने अपने वॉरशिप ईरान के पास भेजे हैं। खासतौर से स्ट्राइक ग्रुप को भेजना बताता है कि हालात काफी संगीन हो चुके हैं। यही वजह है कि ईरानी मिलिशिया ने स्ट्राइक ग्रुप के हॉर्मुज की खाड़ी से गुजरते वक्त 3 बार हमले की कोशिश की। 2 बार मिसाइल अटैक किया लेकिन वॉरशिप पर निशाना चूक गया। ईरानी मिलिशिया ने यह हमला उस वक्त किया जब आइजनहावर हॉर्मुज की खाड़ी से फारस की खाड़ी की तरफ आ रहा था, जिसके बाद IRGC ने चेतावनी जारी कर कहा कि हम अमेरिकी फ्लीट पर निगरानी रख रहे हैं, हम हर जवाब के लिए तैयार हैं। दरअसल यूएसएस आइजनहावर और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड स्ट्राइकर वॉरशिप के फारस की खाड़ी में पहुंचने से ईरान सतर्क हो चुका है, क्योंकि एक दिन पहले इजरायल ने ईरान को रोकने के लिए एटमी हमले का अल्टीमेटम दे डाला। रूस ईरान के परमाणु कार्यक्रम में मदद कर रहा है। रूस के जेट ईरान की सुरक्षा के लिए निगरानी करेंगे। अब ईरान परमाणु बम बनाए उससे पहले एक ही विकल्प है, न्यूक्लियर हमला करके उसके मंसूबे को कुचल दिया जाए। इसके अलावा अमेरिका चाहे तो 72 घंटे में ईरान के बंदरगाहों और तेल रिफाइनरियों को तबाह करके उसे दिवालिया बना सकता है। अमेरिका भी जानता है कि ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है, फिर भी अमेरिका सीधे टकराने से बच रहा है। दरअसल अमेरिका पिछले कई युद्ध में बड़ा नुकसान झेल चुका है, इसलिए इजराइल हमास के बीच युद्ध में अभी तक अमेरिका नहीं कूदा है। 2022 से जारी यूक्रेन रूस युद्ध में भी अमेरिका सिर्फ मदद कर रहा है, उसने सेना नहीं उतारी है। हालांकि उसे अब तक 4 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसी तरह 2001 से 2021 तक अफगानिस्तान में तालिबान से चले युद्ध में अमेरिका ने सेना उतारी थी, जिसमें उसके 2400 सैनिक मारे गए थे और 150 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। जबकि सीरिया इराक में 2011 से युद्ध जारी है, जिसमें अब तक 211 सैनिक मारे गए हैं, 1400 करोड़ का नुकसान हुआ है। इससे पहले वियतनाम में 1955 से 1975 तक 20 साल चले युद्ध में सेना उतारी थी, जिसमें 58,000 सैनिक मारे गए थे और 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। इसलिए अमेरिका इजरायल के उकसाने पर भी ईरान पर हमले से बच रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ईरान पर हमला किया तो ईरान प्रॉक्सी मिडिल ईस्ट में उसके सैन्य बेस तबाह कर देंगे। जो अभी तक इजरायल पर बम बरसा रहे हैं, उनके टारगेट पर अमेरिका आ जाएगा, जिससे अमेरिका का दबदबा अरब में खत्म हो सकता है। ईरानी समर्थित संगठन एक साथ मिलकर अमेरिका की घेराबंदी करने के लिए तैयार है। सबसे आगे हमास है। कमान इस्माइल हानिया के पास है। गाजा गढ़ है। 1987 में बने हमास में 50,000 लड़ाके युद्ध के लिए तैयार हैं। लेबनान से ऑपरेट होने वाले हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह धमकी दे रहा है। 1982 में बने इस संगठन के 70,000 लड़ाके भारी तबाही मचा सकते हैं। रेड सी में 1990 में बने हूती ने कोहराम मचाया हुआ है। उसके चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा है कि यमन से उसके 1 लाख लड़ाके इजराइल में घुस जाएंगे। वेस्ट बैंक में फतह संगठन सक्रिय है, जिसका चीफ जिब्रील रेजब है। 1987 में बना था, जिसमें इस वक्त 7,000 लड़ाके हैं। PIJ ईरानी प्रॉक्सी संगठन का चीफ जियाद अल नखला है, जिसके इशारे पर सीरिया इराक में अमेरिकी बेस पर हमले हो रहे हैं। 1981 में बने PIJ में 5,000 लड़ाके हैं। ISIS की कमान अबू हफज अल हाशमी के पास है,
जो इराक सीरिया में 2004 से सक्रिय है। 32,000 लड़ाके अमेरिकी ठिकानों पर फिदाइन अटैक करने की तैयारी में हैं। वैसे भी जब से इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ है, तब से मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले तेज हो गए हैं। 7 अक्टूबर से अब तक 66 हमले। अमेरिका को सुरक्षा घेरा बढ़ाना पड़ा। ईरान समर्थित संगठनों ने हमला किया। यानी अमेरिका के लिए हालात अफगानिस्तान वाले हो जाएंगे, क्योंकि वहां उसे तालिबान जैसे कट्टरपंथी संगठन से लड़ना पड़ रहा था। इसी तरह सीरिया और इराक में उसे आईएस से युद्ध करना पड़ रहा था। हालात अभी भी वैसे ही होते जा रहे हैं। अमेरिका ने इराक से मिलिट्री इक्विपमेंट को सीरिया ट्रांसफर किया है, क्योंकि इराक के मिलिशिया ग्रुप अशब अल काहफ ने धमकी दी है कि गाजा सीजफायर के बावजूद ये सर्दियां शांतिपूर्ण नहीं रहेंगी। आग आपका इंतजार कर रही है। हमारी मिसाइलें और ड्रोन तैयार हैं। इतना ही नहीं, हूती ने भी सऊदी अरब से कहा है कि उनके लड़ाकों को इजराइल में घुसने का रास्ता दिया जाए। हालात ऐसे हो चुके हैं कि G7 देशों को यमन सरकार से कहना पड़ा है कि रेड सी से गुजरने वाले जहाजों को हूती निशाना ना बनाए। यानी पश्चिमी देश ये समझ चुके हैं कि अरब में जंग इतनी आसान नहीं है, खासतौर से तब जब ईरान की सुरक्षा के लिए रूस और चीन चट्टान की तरह खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन ने आर्तेमोस्क में रूस का विध्वंसक प्रहार देखने को मिला है। यूक्रेनी सेना के टैंकों और तोपों को तबाह किया गया है। आर्टिलरी के जरिए आर्तेमोस्क पर भीषण अटैक किया गया। रूसी हमले के चलते आर्तेमोस्क से पीछे हटा है यूक्रेन। गाजा विध्वंस का दूसरा फेज भी शुरू हो गया है। गाजा में युद्ध विराम के बीच भी इजरायल और हमास के बीच आमने सामने की लड़ाई चल रही है, जो इस बात का संकेत है कि गाजा में एक बार फिर महाविध्वंस होने वाला है। इजरायल ने हमास के खात्मे का ऐलान भी कर दिया है और उसका प्लान भी तैयार कर लिया है। उधर वेस्ट बैंक के जेनिन में भी गाजा की तरह ही महासंग्राम छिड़ गया है। जेनिन में कई जगहों पर इजरायली सेना और हमास के बीच झड़प हुई है। गाजा की जमीन से लेकर आसमान एक बार फिर धधक उठा है। गाजा में फिर बारूद बरस रहे हैं। गाजा में जंग का ये दूसरा चरण है। इजरायल और हमास के बीच फिर जंग छिड़ गई। सीजफायर के 150 घंटे भी नहीं बीते थे। इसी बीच गाजा में महाविध्वंस की गूंज फिर सुनाई देने लगी। एक बार फिर बम धमाकों से उत्तरी गाजा दहल उठा। हमास ने इजरायली सेना पर हमले के आरोप लगाए। हालांकि हमास के दावों के उलट इजरायली सेना ने हमास पर ही सीजफायर के उल्लंघन का आरोप लगाया। इजरायल का दावा है कि पहले हमास ने उत्तरी गाजा के 2 इलाकों में इजरायली सेना पर हमला किया और इजरायली सेना के काफिले पर फायरिंग की, और फिर उसके बाद नॉर्थ गाजा में इजरायली ड्रोन गरजने लगे। उत्तरी गाजा में इजरायल के ड्रोन्स के एक्शन में आते ही गाजा के कई इलाकों में अलर्ट कर दिया गया। इसी के साथ गाजा के अंदर तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। गाजा में महाविध्वंस की आहटें बम धमाकों और फायरिंग की शक्ल में सुनाई देने लगी। फिलिस्तीन मीडिया की खबरों के मुताबिक सीजफायर के बीच ही 2 दिन पहले गाजा में आईडीएफ के फाइटर जेट भी दिखे, जिसके बाद गाजा पर विनाश के बादल एक बार फिर मंडराने लगे। पिछले करीब 2 महीने के अंदर गाजा में जो विध्वंस दिखा है, उसका विस्तार हो गया है। पिछले 24 घंटों में गाजा के अलावा वेस्ट बैंक में भी इजराइल और हमास के बीच जंग हुई। गाजा की तरह ही वेस्ट बैंक के जेनिन में भी विध्वंस शुरू हो गया है। गाजा के बाद जेनिन में सबसे बड़ी जंग छिड़ गई है। इजराइल ने यहां लगातार बमबारी की।
इजरायली सेना ने जेनिन कैंप में हमास के ठिकाने को तबाह कर दिया और जेनिन के अल दम्स में आईडीएफ ने हमास की इमारत को उड़ा दिया। फिलिस्तीन मीडिया के दावों पर यकीन करें तो मंगलवार की रात करीब 9 बजे से ही आईडीएफ ने जेनिन में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया था। बारूदी संग्राम के बीच जेनिन में कई जगहों पर हमास और इजरायल की जोरदार झड़प हुई। जेनिन में आईडीएफ ने 1100 सैनिकों के साथ हमला किया। जेनिन हमले में आईडीएफ के 100 मिलिट्री व्हीकल शामिल थे। आईडीएफ के निशाने पर जेनिन के शिविर थे। दावा है कि आईडीएफ ने जेनिन के सभी अस्पतालों को घेर लिया। हमास ने एम्बुलेंस से घायलों के अपहरण का भी दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनिन में इजरायली सेना की रेड के दौरान जेनिन की सड़कों पर हमास के ठिकानों पर बुलडोजर ऑपरेशन भी शुरू हो गया। हमास ने आरोप लगाया कि जेनिन पर 7 इजरायली बुलडोजर से हमला किया गया और 400 से ज्यादा घरों को ध्वस्त कर दिया गया। उधर इजरायल ने आरोप लगाए हैं कि हमास लड़ाके परिवारों के साथ जेनिन शिविर में रहते हैं। इजरायली सेना ने जेनिन कैंप से हमास को हथियारों और बम बारूद की सप्लाई का भी आरोप लगाया है। इजरायली सेना का मानना है कि उसका मकसद जेनिन कैंप में हमास के ठिकानों को तबाह करना है। आम लोगों को इजरायली सेना निशाना नहीं बनाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनिन को आईडीएफ ने क्लोज्ड जोन घोषित किया है। जेनिन शिविर भी क्लोज्ड सैन्य क्षेत्र घोषित है। जेनिन के कई इलाकों में आईडीएफ सेना तैनात है। आईडीएफ ने जेनिन में पिछले 2 दशकों में सबसे बड़ी रेड की है। जंग छिड़ने के बाद से आईडीएफ ने जेनिन शहर और यहां के शिविरों में कई बार छापे मारे हैं। इस दौरान इजरायली सेना और हमास समर्थकों के बीच कई बार हिंसक झड़पें भी हो चुकी हैं। हमास और इजरायल के संघर्ष में जेनिन की काफी अहमियत है। जेनिन वेस्ट बैंक के उत्तर में है और फिलहाल फिलिस्तीन प्रशासन के अधीन है। जेनिन में इजरायली सेना के दोबारा एक्शन में आने के बाद हमास ने राफा में अपनी ताकत दिखाई और इसके जरिए इजरायल को चेतावनी भी देने की कोशिश की। राफा में हमास के लड़ाके सड़कों पर बंदूकों के साथ दिखे। सीज फायर के बीच बंधकों को सौंपने के बाद हमास ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। दूसरी ओर इजरायल ने कहा है कि जंग और भीषण होगी। इजरायली सेना ने सौगंध ली है कि वो गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक हमास और उसके समर्थकों का पूरी तरह सफाया करने के बाद ही शांति से बैठेगी। हमास खात्मे के इस प्लान को जेल से बाहर आए लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमास के सह संस्थापक शेख हसन यूसुफ के बेटे मोसाद हसन यूसुफ ने भी हमास को खत्म करने की अपील की है। मोसाद हसन इजरायली सुरक्षा एजेंसी में भी रह चुका है। वो हमास से जुड़ी जानकारी भी इजरायल को दे चुका है। मोसाद हसन ने हमास के खात्मे का प्लान भी बताया है, जिसमें उसने कहा है कि इजरायल को हमास के आगे नहीं झुकना चाहिए। हमास से समझौता ना करे इजरायल। हमास मानवता के खिलाफ युद्ध कर रहा है। युद्ध विराम हमास की जंग रोकने की साजिश है। हथियारों की रिहाई का मतलब है निर्दोष लोगों की हत्या। बाकी बंधकों को छुड़ाने के लिए समय निर्धारित हो। कतर हमास नेताओं को अपने यहां से बाहर निकाले। इस बीच कतर में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की मीटिंग के दौरान गाजा पर और हमले न करने के लिए इजरायल को मनाने की कोशिश में अमेरिका जुटा रहा, लेकिन इजरायल एक बार फिर गाजा विध्वंस पर आमादा दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9। गाजा का युद्ध रूस के लिए अवसर बनकर आया है। पुतिन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं।
रूस की सेना बहुत तेजी से यूक्रेन के नए शहरों की घेराबंदी कर रही है। इस वक्त यूक्रेन युद्ध में अकेला पड़ गया है क्योंकि अमेरिका और बाकी मित्र देशों ने हथियार की सप्लाई घटा दी है। इसके अलावा सबसे बड़ा संकट बन रहा है मौसम। यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर बर्फीले तूफान के बाद तापमान 0 के नीचे पहुंच गया है। यह भी रूसी सेना के लिए एक बड़ा मौका बन गया है। देखिए कैसे रूसी सेना हालात का फायदा उठाकर यूक्रेन के छोटे छोटे इलाके जीतते हुए आगे बढ़ रही है। गाजा युद्ध का असर यह हुआ है कि यूक्रेन इस वक्त युद्ध में अकेला पड़ गया है, क्योंकि अमेरिका की प्राथमिकता इजराइल और अरब में अपना वर्चस्व बचाने की है। यूरोप के ज्यादातर देश अमेरिका के पक्ष में हैं और उनका रुख भी यही है। इसीलिए अमेरिका सहित यूरोप के देशों ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई घटा दी है। नेटो सेनाएं भी ये समझ चुकी हैं कि दो फ्रंट पर विश्व युद्ध जैसे हालात हैं और ऐसे हालात में अरब को ही प्राथमिकता देना सही होगा। जबकि युद्ध के 2 साल पूरे होने को हैं और रूस के हथियार पहले से ज्यादा घातक और विध्वंसक हो रहे हैं। रूस की ताकत का लोहा नेटो भी मान चुका है। नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि नेटो को रूस की निरंतर युद्ध लड़ने की क्षमता देखते हुए उसे कमतर नहीं आंकना चाहिए। रूस की अर्थव्यवस्था बुरे दौर में है। पुतिन के सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी रूस के लक्ष्य नहीं बदले हैं। पुतिन का लक्ष्य है नेटो और रूस के बीच एक बड़ा बफर जोन बनाना, और यह बफर जोन अब बढ़ता जा रहा है। रूस ने डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन पर अपना कब्जा जमा लिया है। यहां रूस का झंडा फहरा रहा है और शासन व्यवस्था लागू हो चुकी है। अब रूस का नया टारगेट है अवदीप का। अवदीप का शहर का ज्यादातर हिस्सा रूस ने जीत लिया है। रूस ने अवदीपका के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया है और अब रूस की सेना इस शहर की घेराबंदी कर चुकी है। दरअसल बीते 1 महीने में रूस को गाजा युद्ध और यूरोप में बदलते मौसम का बहुत बड़ा फायदा मिला है। पूर्वी यूक्रेन में तापमान 0 के आसपास पहुंच चुका है। बर्फीले तूफान से ब्लैक सी से सटे इलाके में तापमान माइनस में पहुंच चुका है। बर्फीले तूफान और भारी बर्फबारी ने यूक्रेन की सुरक्षा लाइन को तबाह कर दिया है। इसका फायदा रूसी सेना बहुत तेजी से उठा रही है। रूसी सेना को बर्फ में जंग लड़ने का 200 साल से ज्यादा का अनुभव है और रूस की सेना में कई ऐसी बटालियन हैं जो स्नो वॉरफेयर में माहिर हैं। इनमें सबसे बड़ी विंग है आर्कटिक वॉरफेयर विंग। रूस की आर्कटिक वॉरफेयर विंग आर्कटिक क्षेत्र में युद्धाभ्यास करती है। इस विंग के जवान -7 से -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में रहने के अभ्यस्त होते हैं। ये बर्फीले मौसम के हिसाब से ढलकर युद्ध लड़ने में माहिर होते हैं। ये विंग अब यूक्रेन के युद्ध में उतरने वाली है। रूस की सेना के पास एक बड़ी बटालियन स्की ट्रूप्स की है जो बर्फ में स्कीइंग में माहिर होते हैं। यह रूस की इन्फेंट्री विंग है। यह विंग असॉल्ट राइफल्स और मैन पैड्स के साथ चलती है। घुड़सवार विंग के 25,000 जवान भी युद्ध में उतरने वाले हैं। घोड़ों पर बैठकर बर्फ की मोटी चिकनी परत पर चलना आसान होता है। बर्फीले मौसम में इनकी गति टैंक और आर्टिलरी से तेज होती है, क्योंकि बर्फ पर टैंक और आर्टिलरी जैसे हैवी हथियार फिसलते हैं। दरअसल बर्फबारी के दौरान हेवी वेपन्स और आर्टिलरी को संभालना बहुत मुश्किल होता है। टनों वजनी टैंक के चेन भी बर्फ पर नहीं टिक पाते और फिसल जाते हैं। इसीलिए रूस अपनी आर्कटिक वॉरफेयर विंग के जरिए तेजी से यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है। जमीन पर रूसी सेना का ऑपरेशन जारी है और दूसरा मोर्चा संभाल रखा है रूस की वायुसेना ने।
रूसी सेना के MI हेलीकॉप्टर यूक्रेन की सैन्य चौकियों और हथियार गोदामों पर हमले बोल रहे हैं। रूस ने यूक्रेन में एक झटके में बड़ी तबाही मचाने वाले हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। यूक्रेन पर फैब 500 गाइडेड बम से हमले किए जा रहे हैं। इस बम के विस्फोट से बहुत घातक शॉक वेव और आग फैलती है। इसके साथ ही क्लस्टर बम के हमले तेज कर दिए गए हैं। इन विनाशक हमलों से यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। 48 घंटे में यूक्रेन के 800 सैनिक इन हमलों में मारे गए हैं। यूक्रेन के हाथ से जंग की बाजी फिसलती जा रही है और अब खुफिया रिपोर्ट यह है कि यूक्रेन बायोलॉजिकल वेपन यानी महामारी फैलाने वाले वायरस भरे हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन सशस्त्र बल के प्रमुख वालेरी जालुजिनी ने कहा है कि समर काउंटर ऑफेंसिव के लक्ष्य हासिल नहीं हो पाए हैं। यूक्रेन अपनी रणनीति बदलने पर विचार कर रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने आशंका जताई है कि यूक्रेन जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अगर रूस पर जैविक हथियार से हमला हुआ तो विश्व युद्ध छिड़ना तय हो जाएगा। यूक्रेन पर समझौते का दबाव है, लेकिन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जिद पर अड़े हैं। अगर यूक्रेन ने एक घातक कदम उठाया तो दुनिया विनाशक चक्रव्यूह में फंस सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी वॉर ब्रेकिंग न्यूज यूक्रेन से। यूक्रेन के हमले में रूस का मिसाइल सिस्टम तबाह हो गया है। यूक्रेन के बक M3 सिस्टम को निशाना बनाया गया। ड्रोन के जरिए रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया। सर्दियों में यूक्रेन को हार का डर सताने लगा है। हालात ऐसे हो चले हैं, यूक्रेनी सेना में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई है। अगर ज़ेलेंस्की पुख्ता युद्ध नीति नहीं बना पाए, सैनिक युद्ध के मोर्चे से भाग सकते हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि ज़ेलेंस्की को सरेंडर करना पड़ सकता है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने इससे बचने का फॉर्मूला निकाला है। क्या है वो प्लान, इस रिपोर्ट में आप भी जानिए। कहीं ऐसा ना हो सर्दियों में ज़ेलेंस्की सरेंडर पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि हमास इजराइल जंग में फंसा अमेरिका यूक्रेन को कम हथियार दे पा रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेनी सैनिक बगावत पर उतर आए हैं। हालात ऐसे हो चले हैं कि ज़ेलेंस्की को प्राइवेट आर्मी बुलानी पड़ी है। यूक्रेन के 25,000 सैनिकों ने एक चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें ज़ेलेंस्की को लिखा है मिलिट्री सर्विस की सीमा तय की जाए, सैनिकों को बताया जाए कि वो कब वापसी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कीव में करीब 100 लोगों ने ज़ेलेंस्की की युद्ध नीति का विरोध भी किया। बताया जा रहा है ऐसी कई वजह है जिससे यूक्रेनी सैनिक अब लंबी जंग नहीं चाहते। पहली वजह सैनिकों को हार का डर सता रहा है। दूसरी वजह सर्दियों में सैनिक युद्ध नहीं लड़ सकते। तीसरी वजह लंबी जंग से सैनिक थक चुके हैं। चौथी वजह ज़ेलेंस्की के पास कोई पुख्ता युद्ध नीति नहीं है। पांचवी वजह हथियारों की कमी से युद्ध हारने का डर। इसी वजह से पिछले कुछ वक्त से यूक्रेनी सैनिकों के बगावती तेवरों वाले कई वीडियो सामने आए हैं। कहीं यूक्रेनी सैनिक पूरी तरह से विद्रोह पर न उतर आए। इसीलिए यूक्रेन ने बड़े स्तर पर सैनिक भर्ती अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें 40 की उम्र से भी ज्यादा लोगों को भर्ती करने से रोक हटा दी गई है। इसके अलावा बिना ट्रेनिंग के ही लोगों को युद्ध के मोर्चे पर भेजने की तैयारी है। यानी ज़ेलेंस्की को लगने लगा है कि ये सर्दियां मुसीबत लेकर आई हैं। कहीं ऐसा ना हो रूस यूक्रेन पर कब्जा कर ले, क्योंकि रूस सर्दियों की तैयारी काफी वक्त से कर रहा है।
यानी यूक्रेन में अब बड़ा विध्वंस हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इजराइल ने गाजा में हमास के लीडर याह्या सिनवार को खत्म करने की कोशिश पिछले कुछ वर्षों में कम से कम 6 बार की है। इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेट ने याह्या सिनवार को मारने का प्लान कई बार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने पेश किया, लेकिन नेतन्याहू ने हर बार उस प्लान को खारिज कर दिया। तो क्या गाजा में हमास के लीडर याह्या सिनवार को नेतन्याहू जानबूझकर बचा रहे हैं? क्या नेतन्याहू याह्या सिनवार के रक्षक हैं? हमास की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हमास के टॉप कमांडर इजरायली सेना के रडार पर आ चुके हैं। इजरायली सेना के पास पुख्ता इंटेलिजेंस है कि दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में हमास के टॉप लीडर मौजूद हो सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है याह्या सिनवार का। माना जाता है कि खान यूनिस हमास के टॉप कमांडरों का गढ़ है। यहां इजराइल के सैटेलाइट्स हर पल मॉनिटरिंग मोड पर हैं। हमास के कमांडरों की एक एक मूवमेंट पर इजरायली सेना की नजर है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हमास के इन कमांडरों में याह्या सिनवार पर नरम पड़ सकते हैं और हमास के खिलाफ बड़ा दांव चल सकते हैं। झक सफेद बालों और उभरी हुई भौं वाला याह्या सिनवार गाजा में हमास की राजनीतिक विंग का लीडर है। याह्या सिनवार को टॉप मोस्ट वांटेड के लिस्ट में रखा गया है। याह्या सिनवार हमास का लीडर नंबर 2 है। वो इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। सिनवार को खान यूनिस का बुचर भी कहा जाता है। उसने 24 साल इजराइल की जेल में बिताए हैं। इजरायली सैनिकों से अदला बदली में उसकी रिहाई हुई थी। साल 2017 में उसे गाजा में हमास का प्रमुख चुना गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल के साथ जंग के बीच हमास लीडर याह्या सिनवार ने गाजा की एक सुरंग में इजरायली बंधकों से मुलाकात की थी। याह्या सिनवार से मुलाकात के दौरान मौजूद एक बंधक ने रिहा होने के बाद इजरायली सैनिकों को यह जानकारी दी है। यह भी माना जा रहा है कि नेतन्याहू सिनवार के रक्षक बन सकते हैं। इसी बीच इजराइल सरकार के अंदर घमासान शुरू हो गया है। इजराइल मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ एहरोन हलीवा ने इस्तीफा दे दिया है। 7 अक्टूबर के हमलों को इस्तीफे की वजह बताया गया है। 7 अक्टूबर के बाद से ही एहरोन हलीवा की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे थे। हमले के बाद की रात उन्हें इजरायली जनरलों और चीफ ऑफ स्टाफ के बीच बातचीत से भी बाहर रखा गया था। इजराइल में इस तरह के सियासी बवंडर के बावजूद इजराइल हमास को खत्म करने का मन बना चुका है। आशंका जताई जा रही है कि इजराइल जल्द ही खान यूनिस पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। हमास के कई लीडर खान यूनिस से गायब हैं। कहा जा रहा है कि ज्यादातर लीडर मिस्र भाग गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। संयुक्त राष्ट्र सभा में इजराइल को एक बड़ा झटका देने वाला प्रस्ताव लाया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इजराइल को गोलान हाइट्स से कब्जा छोड़ना होगा। इजराइल जब गाजा और वेस्ट बैंक में अपना नियंत्रण जमाने का प्लान बना रहा है, उस दौर में यह पुराना विवाद उठ खड़ा हुआ है। आशंका गहरा गई है कि गोलान हाइट्स के मुद्दे पर इजराइल सख्त रुख अपना सकता है और इसकी वजह से एक नया वॉर फ्रंट भी खुल सकता है। गाजा पट्टी के रण में फिलहाल शांति है, लेकिन शांति के बाद तूफान का दूसरा दौर शुरू होने वाला है और इस बार सिर्फ गाजा पट्टी नहीं बल्कि सीरिया बॉर्डर तक युद्ध की आंच फैल सकती है। इजराइल का प्लान है कि वो हमास को खत्म करके सुरंगों का सफाया करने के बाद और ओवरग्राउंड वर्कर्स को खत्म करने के बाद गाजा की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ले। लेकिन फिलहाल जो क्षेत्र उसके हाथ में है वो वापस लिए जाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव रखा गया है जिसमें कहा गया है कि इजराइल को गोलन हाइट्स से कब्जा छोड़ना होगा। यह प्रस्ताव जॉर्डन, अल्जीरिया, मिस्र, वेनेजुएला, इराक, नॉर्थ कोरिया, लेबनान, कुवैत, मॉरिटानिया, यूएई, सीरिया और ट्यूनीशिया ने रखा है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 91 देशों ने अपना वोट दिया है।
62 देशों ने इस मुद्दे पर वोट नहीं दिया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि गोलन हाइट्स क्षेत्र 4 जून 1967 वाली स्थिति में होना चाहिए। दरअसल गोलन हाइट्स का मुद्दा 4 जून 1967 के बाद से उठा। 5 जून 1967 को इजराइल का यूनाइटेड अरब रिपब्लिक देशों के साथ युद्ध शुरू हुआ। इस जंग में इजराइल के खिलाफ सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान जंग में उतरे। 6 दिन चली इस जंग में इजराइल ने यूनाइटेड अरब रिपब्लिक को हरा दिया। 10 जून 1967 को 6 डे वॉर खत्म हो गई। इजराइल ने इस युद्ध में जीत हासिल करने के बाद सीरिया के क्षेत्र गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। गोलन हाइट्स इजराइल के लिए सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में इजराइल की निगरानी चौकियां हैं। सीरिया चाहता है कि इजराइल इस क्षेत्र को वापस करे। गोलन हाइट्स के नजदीक इस वक्त गाजा समर्थक प्रॉक्सी फोर्सेस के लड़ाके जमा हैं। गाजा युद्ध के दौरान ही गोलन हाइट्स की तरफ से नया वॉर फ्रंट खुलने की आशंका थी। तब अंदेशा ये था कि प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर गोलन हाइट्स की दिशा से हमला करके इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन अब सीरिया ने अपने पक्षधर देशों के साथ मिलकर यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बना दिया है। इजराइल से ये जमीन वापस लेने की मुहिम तेज हुई तो यहां भी इजराइल को सीरिया और प्रॉक्सी संगठनों से युद्ध लड़ना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रूस यूक्रेन युद्ध में जितने भी बड़े हमले रूस पर हुए थे, उसके पीछे एक शातिर दिमाग शख्स था जो यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का चीफ है। वो रूस के टारगेट पर है। कई दफा वो बचा भी है। इस बार उसकी पत्नी को किसी ने जहर दे दिया। कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे रूस है और पुतिन के इशारे पर ही ये साजिश रची गई है। जिसने रूस को ड्रोन अटैक से दहलाया, उसकी बीवी को जहर दे दिया गया। जिसने मिसाइल से रूसी शहरों पर हमले कराए, उसकी पत्नी को मारने की साजिश। जिसने सी ड्रोन से क्रीमिया में तबाही मचाई, उसके परिवार को खत्म करने का षड्यंत्र। और वो शख्स है यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस यानी EIU का चीफ किरोलो बुदानोव। बुदानोव सीधे ज़ेलेंस्की को रिपोर्ट करते हैं। पिछले 21 महीने से रूस पर जितने भी बड़े हमले हुए हैं, उनके पीछे बुदानोव की रणनीति रही है। इसलिए बुदानोव रूस के टारगेट पर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बुदानोव और उनकी पत्नी दोनों को जहर देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन बुदानोव बच गए, जबकि उनकी पत्नी साजिश का शिकार हो गई। मारियाना को खाने में जहर दिया गया। टेस्ट में पता लगा कि जहर में आर्सेनिक, पारा या सीसा दिया गया। मारियाना के अलावा कुछ और कर्मचारियों को भी जहर देने की बात सामने आई है। हालांकि अभी सभी खतरे से बाहर है। मारियाना की हालत में काफी सुधार है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि साजिश के पीछे रूस हो और टारगेट पर EIU चीफ किरोली बुदानोव हो, लेकिन घर से बाहर होने की वजह से वो बच गए और उनकी पत्नी शिकार हो गई। फिलहाल कैसे और किसने जहर दिया, इसकी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।